टेलीफोन की घंटी से सुकुमार का ध्यान भंग हुआ। रिसीवर उठाकर उन्होंने कहा, हेलो बाबा, मैं सुब्रत बोल रहा हूँ। उधर आवाज़ आई, हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? रश्मि कैसी है? एक सांस में सुकुमार ने कई प्रश्न कर डाले। बाबा हम सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ही है बेटा, अब इस उम्र में तबीयत क्या है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब तो ज़िंदगी दवा के सहारे चल रही है। बेटा बहुत दिन बाद आज मेरी याद आई है। बाबा क्या करूं, इतनी व्यस्तता हो रही है कि समय ही नहीं मिलता। रोज़ ही सोचता हूँ फ़ोन करूं, परंतु किसी न किसी काम से व्यस्त हो जाता हूँ। सच कह रहे हो बेटा, जैसे जैसे तुम्हारी पदोन्नति होती रही है, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। बाबा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कहो ना बेटा, बुरा मानने की क्या बात है। मैं सोच रहा था माँ के चले जाने के बाद आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। हम लोग भी आपसे मिलने कभी कभार ही कलकत्ता आ पाते हैं। अगर आप ठीक समझें तो कलकत्ता मकान बेचकर आप भी अमेरिका चले आएं। यहाँ गुड़िया और राज के साथ आपका समय भी कट जाएगा और हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो सकेंगे। सुब्रत का प्रस्ताव सुनकर सुकुमार को ठीक लगे या ना लगे, वह सोचने लगा। नौकरी से रिटायर हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं और कितने दिन चलूँगा। किसी दिन आँख बंद हो जाने पर सुब्रत मेरी अर्थी को कंधा भी देने के लिए नहीं आ पाएगा। लिहाजा सुकुमार ने अपनी सहमति दे दी। सुकुमार ने पेपर में विज्ञापन देकर मकान का सौदा कर लिया और निश्चित समय पर कोलकाता आकर सुब्रत ने पैसों का लेन देन कर लिया। पोस्ट ऑफिस से MIS और बैंक में जो कुछ सुकुमार ने रखा था उसका भी ड्राफ्ट सुब्रत ने अपने नाम से बनवा लिया। कलकत्ता की संपत्ति बेचने के बाद वह लोग अमेरिका जाने के लिए तैयार थे। निश्चित समय पर वह लोग दमदम एयरपोर्ट पर पहुंच गए। सुब्रत ने कहा, बाबा आप यहाँ सोफे पर बैठिए, मैं चेकिंग करवा कर आता हूँ, फिर आपको लेकर चलूँगा। सोफे पर सुकुमार बैठ गया। उनका मन अतीत में खो गया। जिंदगी के एक एक पन्ने खुलने लगे। जिस मकान को इतने शौक से बनवाया था उसे बेचते समय मन कचोट रहा था। सर्विस में रहते हुए सुकुमार ने पत्नी चंद्रा से कहा था, तुम्हारी इच्छा हो तो कंपनी का क्वार्टर ले लेते हैं, आराम से रहेंगे। परंतु चंद्रा तैयार नहीं थी। कहने लगी, आज हम आराम से रह लेंगे, परंतु रिटायर होने पर फिर तो फुटपाथ पर आना पड़ेगा। बच्चे कहाँ रहेंगे? चाहे जैसे भी हो, एक छोटा मोटा मकान या फ्लैट कंपनी से ऋण लेकर ले लेते हैं। कम से कम बुढ़ापे में इधर उधर भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक के साथ सुकुमार ने यह मकान बनवाया था। चंद्रा भी तो थोड़ी ही दिन बाद मकान में रह पाई। अचानक एक दिन रात को उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। सुकुमार ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में दाखिल करवाया था। उसके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर की लाखों कोशिश के बाद भी चंद्रा को बचाया नहीं जा सका और उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चंद्रा की मौत के बाद सुब्रत और रश्मि कोलकाता आए और कुछ ही दिनों बाद वे वापस चले गए। उनके जाने के बाद इस बार सुकुमार बिल्कुल अकेले हो गए थे। कहीं पर भी मन नहीं लगता था। इतने बड़े घर में अकेले रहना मानो घर काटने के लिए दौड़ता था। खाना पकाना और झाड़ू पोछा आदि के लिए एक महिला को पार्ट टाइम रखा था, जो घर का सारा कामकाज करती थी। अचानक सुकुमार का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है, सुब्रत चेकिंग करके नहीं आया और कहाँ चला गया। घड़ी पर नज़र डाली तो लगभग 2 घंटे का समय निकल गया था। सुकुमार ने अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम मेरा नाम सुकुमार बनर्जी है, मेरे बेटे का नाम सुब्रत बनर्जी है।
हमें अमेरिका की फ़्लाइट पकड़नी थी। वह चेकिंग के लिए आया हुआ था यहाँ पर। काउंटर पर कार्यरत महिला ने यात्रियों की लिस्ट देख कर बताया, जी हाँ, सुब्रत बनर्जी नाम के यात्री ने चेकिंग करवा ली थी और अमेरिका की फ़्लाइट निकले हुए 1 घंटे से अधिक हो गया है। परंतु मैडम, उसी फ़्लाइट से तो मुझे भी अमेरिका जाना था। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे बिना लिए ही फ़्लाइट चली गई? अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ़्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं। कोई यात्री छूटा नहीं है, अन्यथा हमारी ओर से घोषणा ज़रूर की जाती है। महिला ने कहा, तो क्या मुझे बिना लिए ही सुब्रत अमेरिका चला गया? इसका मतलब तो यही हुआ है कि उसने मेरा टिकट ही नहीं लिया। यह कैसी जल्दबाजी की है उसने? सुकुमार के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गए। सोचने लगे, सुब्रत क्या इतना निष्ठुर हो सकता है, जिसको पढ़ाने लिखाने में हमने अपना जीवन के सुनहरे दिन निछावर कर दिए। हर तरह की कटौती करके सुब्रत की पढ़ाई लिखाई में कोई भी कमी नहीं की। ले देखे, हमारा एक सुब्रत इकलौता बेटा है। मैं और चंद्रा हमेशा ही उसकी सुख सुविधा का ख्याल रखते थे। आज जब मुझे उसके सहारे की ज़रूरत थी तो वह मुझे बेसहारा छोड़कर धोखा दे गया। इसी अधेड़-उबन में सुब्रत के बचपन की याद ताज़ा हो गई और एकाएक हृदय उनके मन में टटोलने का प्रतिबंध होने लगा। बचपन से ही सुब्रत काफ़ी मेधावी था। अपनी कक्षा में सदैव प्रथम आता था। उसकी पढ़ाई में सुकुमार और चंद्रा संतुष्ट थे, इसलिए दोनों अपना पूरा ध्यान सुब्रत और उसकी पढ़ाई की ओर लगाते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि सुब्रत पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने। सुब्रत परीक्षाओं में पोजीशन लाता था और सरकार की तरफ से उसको छात्रवृत्ति मिलने पर वह आगे की पढ़ाई करने के लिए क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी में जाने लगा। सुकुमार की इतनी समर्थ नहीं थी कि उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज सके। सुब्रत को बाहर भेजने के चक्कर में सुकुमार ने क्या-क्या नहीं किया, क्या-क्या पापड़ नहीं बेले, किसके सामने हाथ नहीं पसारे। तब तो बस एक ही धुन सवार थी कि सुब्रत किसी तरह अमेरिका चला जाए। इसी बात को लेकर उनकी छोटे भाई संदीप से झकझक भी हो गई थी। उसने कोई भी सहायता करने से मना कर दिया था। कहने लगा, जब असमर्थ नहीं हैं तो क्यों विदेश भेज कर रहे हो अपने बेटे को? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? यहाँ पढ़कर क्या बच्चे नौकरी नहीं करते? अरे, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। संदीप के आचरण से सुकुमार को काफ़ी तकलीफ हुई। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो भी हो जाए, अब मदद के लिए भाई के दरवाजे पर कदम नहीं रखूँगा। तभी से दोनों भाइयों के बीच एक कुटुंबता आ गई और आपसी संबंध भी एक तरफ से टूट गए। सुकुमार सोचने लगे कि चाहे जैसा भी हो, सुब्रत को बाहर भेजना ही है। कुछ सरकारी छात्रवृत्ति, कुछ पीएफ के ऋण और कुछ अन्य स्रोतों से व्यवस्था कर आखिर में सुब्रत को विदेश भेजने में कामयाब हो गए। क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी में सुब्रत का एडमिशन हो गया और करियर उज्जवल हो गया, जिससे वहीं पर उसे जॉब भी मिल गई और वह अपना ध्यान वहीं लगाने लगा। सिक्योरिटी कर्मचारी की आवाज़ सुनकर सुकुमार का ध्यान टूट गया। वह पूछने लगा, सर, आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। बेटा, मैं कहाँ जाऊँगा, यह तो मैं भी नहीं जानता। मुझे बेटे के साथ अमेरिका जाना था, परंतु वह तो मुझे छोड़कर चला गया। अब तकदीर मुझे जहाँ ले जाएगी वहीं जाना होगा। इतना कहकर सुकुमार खड़े हो गए और सोचने लगे, इस मुसीबत की घड़ी में किसके पास जाऊं? कौन मुझे सहारा देगा? उन्होंने दिमाग पर काफ़ी जोर दिया, परंतु कुछ भी सूझ नहीं रहा था। ऐसे ही बोलते हुए एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ते गए। अचानक उनके जहन में बचपन के दोस्त दीपकर की याद आई। दोनों साथ साथ स्कूल व कॉलेज में पढ़ते थे।
और उनका आपस में पारिवारिक संबंध भी था। वह सोचने लगे, क्या दीपकर मेरी मदद करेगा? क्या उसने मुझे माफ़ कर दिया होगा? वैसे मैंने तो कोई अपराध नहीं किया था। सिर्फ सुब्रत के कैरियर की वजह से मैं दीपकर की पत्नी माननी की बात नहीं मान सका। माननी चाहती थी कि उनकी बेटी देवयानी की शादी सुब्रत से हो जाए ताकि वह अपनी आंखों के सामने बेटी का घर बसता देख ले। माननी को मालूम था कि उसे जो बीमारी लग गई है, अब वह ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उसने शादी का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था, परंतु उसी समय सुब्रत विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, इसलिए यह प्रस्ताव उसे स्वीकार नहीं था और हमने इतनी जल्दी में शादी करने में मना कर दिया था। फिर भी दीपकर के अलावा उसे कोई नहीं सूझ रहा था। सोचा चल कर देखने में हर्ज ही क्या है। हो सकता है अब तक उसने माफ़ कर दिया हो। उसके सामने रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा और अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उसका मन पिघल जाए। एक बार दीपकर के घर चलता हूँ, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। यह सोचते हुए दीपकर के घर की ओर चल दिए। थोड़ी ही देर बाद दीपकर के घर वे पहुंच गए और दरवाजे पर लगी कॉल बेल को स्विच दबा दिया। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर दीपकर की नौकरानी काजल ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? दीपकर है घर में? जी हाँ बाबू तो हैं घर में, पर आप कौन हैं? उनसे कहा कि उनका दोस्त सुकुमार बनर्जी आया है। काजल ने जाकर दीपकर से कहा, कोई सुकुमार बनर्जी नामक सज्जन आपसे मिलने चाहते हैं। उन्होंने आपको अपना मित्र बताया है। सुकुमार बनर्जी का नाम सुनते ही दीपकर ने कहा, उन्हें अंदर बुलाकर सोफे पर बैठाओ। जैसे ही दीपकर ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया, सुकुमार के धैर्य का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगे। आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे, ज़बान नहीं खुल रही थी। उनका मन अपने बचपन के साथी के सामने जी भर कर रो देने को कह रहा था। दीपकर ने पास जाकर सुकुमार के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, सुकुमार क्या बात है? इस तरह क्यों ज़ोर ज़ोर से रो रहे हो? यह क्या हालत बना रखी है? सुकुमार की ज़बान से एक शब्द न निकला और आंसुओं का सैलाब बहने लगा। दीपकर ने पानी का गिलास पकड़ते हुए कहा, लो पहले थोड़ा जल पियो और शांत हो जाओ। अब तुम मेरे पास हो, अपने जिगरी दोस्त के पास। सुकुमार ने पानी का गिलास लेकर एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। उन्हें लगा कि उनका तन मन शीतल हो रहा है, तनाव में भी धीरे धीरे कम हो रहा है और उन्होंने एक गहरी सांस ली और बोल उठे, यार मैं क्या बताऊं तुझे, इस उम्र में आकर मैं अपनों के द्वारा ही चला गया हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस प्रकार का दिन देखना पड़ेगा, जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। कुछ खोल कर भी बताओगे? इसी प्रकार सिर्फ पहेलियाँ ही बुझाते रहोगे? तुम्हारी हालत देखकर मेरे जहन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे हैं। इसके बाद सुकुमार ने सारी घटना दीपकर के सामने बयां कर दी। दीपकर ने गहरी सांस लेते हुए सुकुमार की एकाएक बात बड़े ध्यान से सुनी। अब सुकुमार इस हालात में पहुंचने का कारण स्पष्ट हो गया था। दीपकर कहने लगे, यह कैसी विडंबना है, जिस पिता ने अपने बेटे को पढ़ाना और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसके साथ ऐसा सलूक, उसको उच्च शिक्षा दिलाने के लिए अपने से भी जिसने संबंध खराब कर लिए, उसे ऐसा करते हुए जरा भी संकोच नहीं हुआ। क्या माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पालते पोसते हैं कि उम्र के पड़ाव पर उन्हें धोखा मिले? आजकल के बच्चे कितने स्वार्थी हो गए हैं। माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाते हैं, परंतु 4-4 बच्चे एक माँ बाप की देखभाल नहीं कर सकते। जब उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है तो बच्चे उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं। दीपकर का मन बहुत ही भर गया और सोचने लगा, इससे अच्छी तो लड़कियां होती हैं जो पराए घर जाकर भी जीवन भर माँ बाप के सुख दुख को
उन्हें अपनी बेटी देवयानी की याद आ गई। दूर रहते हुए भी बाबा का हाल चाल पूछे बगैर सोती नहीं। फ़ोन पर ही 1000 हिदायतें देती रहती है। बाबा, नाश्ते में क्या खाया? भोजन समय पर कर लेना, दवा समय पर ले लेना, शाम पार्क में टहल लेना, सेहत का ख्याल रखना, खाली समय का उपयोग पुस्तकें पढ़ लेना, टीवी देखकर करना, आजकल क्रिकेट का मैच भी हो रहा है, उसे देख लेना, आदि आदि। सुकुमार कहने लगे, दीपकर, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेहतर हो मुझे किसी वृद्धाश्रम में भेज दो। क्या कह रहे हो सुकुमार? मेरे रहते हुए तुम्हें वृद्धाश्रम में जाने की क्या ज़रूरत है? यहाँ मैं भी अकेला रहता हूँ। शादी के बाद देवयानी के पुनः चले जाने से मैं भी तो अकेला हो गया हूँ। मेरी मदद करने के लिए काजल है, जो 24 घंटे मेरे सुख दुख का ख्याल रखती है। अच्छा है तुम आ गए हो। अब हम दोनों का समय आराम से कट जाएगा। पुरानी बातें हमें जीवन जीने की प्रेरणा देगी। मुझे उम्मीद है तुम ना नहीं करोगे। सुकुमार का सिर कृतज्ञ से झुक गया और कहने लगा, आकाश के गहरे अंधकार में एक आशा की किरण दिखाई दे रही है।